हाँ, तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बनाया इसलिए जाता है कि अगर हमारी फैक्ट्री में या कंपनी में किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जैसा कि हमारा इंडिया का एक लॉ है, कानून है कि भाई कंपनी को ही फिर उसको भुगतान देना पड़ता है, सारा इलाज करवाना पड़ता है और जो भी उसका नुकसान हुआ है उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये रिज़र्व अलग से बनाया जाता है कि कल को अगर हमारे किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है काम के दौरान, तो उसकी पेमेंट जो करनी पड़ेगी उसके लिए पैसा अलग से रखा जाता है। तो क्योंकि ये पहली बात तो ये एक रिज़र्व है, और जैसा कि आप लोगों ने आज समझा कि सभी प्रकार के रिज़र्व्स को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये ना बताया गया हो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने दो केसेस देखे रिज़र्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के ट्रीटमेंट के, कि अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या करना है, और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना है। और फिर आपने ये भी समझा कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आपको अपनी तरफ से कौन सा वाला ट्रीटमेंट करना है, हमेशा जो ट्रांसफ़र करने वाला होता है। और ट्रांसफ़र करने वाले केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं कि हम सभी प्रकार के रिज़र्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, उनके ओल्ड रेशियो में उन्हें बांट देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अलग अलग केसेस क्या हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। PQR आपके पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो 3:1 बताया गया है, और वो अब अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिसाइड करते हैं कि शेयर करेंगे 4:3 में। तो ये आपका ओल्ड PSR हो गया और ये न्यू PSR हो गया। PSR किसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। आगे बोलते हैं कि फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। उन्होंने ये डिसीज़न जो लिया है PSR चेंज करने का, वो 1 अप्रैल 2017 को लिया है। तो उस 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2017 दोनों एक समान ही होती हैं। तो उसी दिन उनकी बैलेंस शीट का एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है। क्या दिखाया गया कि लायबिलिटीज़ में आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 60,000 रुपीज़ का, 60,000 रुपये का। उसके बाद बोलते हैं कि शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला केस कि अगर कोई दूसरी जानकारी आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो क्या करेंगे आप। दूसरा केस, अगर एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 24,000 का। तीसरा केस, अगर एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 60,000 का। और चौथे केस में अगर क्लेम जो है वो 75,000 का है तो क्या करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है सिंपल सी कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का जो पैसा अपने पास जोड़ के रखा है, अगर कोई क्लेम ही नहीं है, यानी उस रिज़र्व से आपको कोई पैसा काटना ही नहीं है, किसी को देना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सारा रिज़र्व का पैसा अपने पार्टनर्स को बांट देंगे। क्योंकि रिज़र्व का पैसा जो है वो कंपनी की सेविंग होती है, जैसे आप लोग अपनी पॉकेट मनी को सेव करके रखते हो। तो कंपनी की सेविंग का पैसा अगर आप देंगे तो किसको देंगे? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के मालिकों को। तो यहाँ पार्टनरशिप में मालिक कौन होते हैं? पार्टनर्स। तो इसलिए अगर उसमें से कोई क्लेम नहीं है तो आप सारा रिज़र्व का पैसा पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो इसीलिए जो पहली कंडीशन आपको बोली गई, जो पहला केस बोला गया, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे, ये 60,000 रुपये जो WCR के हैं ये PQR के बीच में उनके पुराने रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अब रिज़र्व का पैसा आप पार्टनर को बांटेंगे तो ये पार्टनर की कैपिटल में प्लस होगा या माइनस? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सेविंग का पैसा था तो ये उनको मिलेगा, उन्हें देना नहीं पड़ेगा कंपनी को। PQR कंपनी को ये पैसा देंगे नहीं, ये तो पहले से ही कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से जोड़ के रखा था। तो इसीलिए ये पैसा जो है अब कंपनी PQR को दे देगी। अब कंपनी अगर PQR को ये पैसा देगी तो ये पैसा उनकी कैपिटल में प्लस होगा या माइनस? ऑब्वियस सी बात है, प्लस। तो मैंने आपको क्या रूल समझाया कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट और डेबिट करने का, कि कभी भी अगर हमें पार्टनर के कैपिटल में कुछ प्लस करना है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। और अगर हमें अपने पार्टनर की कैपिटल में से कुछ माइनस करना है तो हम अपने पार्टनर को क्या करते हैं, या उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट।
तो जैसा कि अभी आपने बात की कि अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के 60,000 रुपये हैं, क्योंकि इस पे कोई क्लेम नहीं दिया है तो आप ये पैसा पार्टनर्स को दे देंगे तो ये 60,000 रुपये उनके कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें पार्टनर को क्या करना होगा, क्रेडिट। अब पार्टनर अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट किसको करोगे, जिसे आप बांट रहे हो। किसे बांट रहे हो, WCR को बांट रहे हो, तो WCR को आप डेबिट कर दोगे। तो इसलिए जो एंट्री बनी वो क्या बनी, आपके पार्टनर हैं PQR, तो PQR को तो क्रेडिट करेंगे और WCR को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बन जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप 60,000 रुपये को बांट देंगे। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1, राइट। ये आपने देख लिया। अब सेकेंड केस कि अगर जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का वो 24,000 है तो क्या करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने इस काम के लिए 60,000 रुपये अपने पास जोड़ के रखे थे और आप देख रहे हैं कि अब खर्चा होना है कुल 24,000 का। तो खर्चा काटने के बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 36,000 रुपये बचेंगे। तो आप क्या करेंगे कि 60,000 के रिज़र्व में से 24,000 रुपये तो अलग कर देंगे और उसका एक प्रोविज़न बना के रख देंगे। क्या नाम होता है उसका, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 24,000 रुपये उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और बचे हुए 36,000 को आप क्या करेंगे, बचे हुए 36,000 को आप क्या करेंगे, पार्टनर के बीच में बांट देंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। जैसे अभी फर्स्ट एंट्री में आपने पूरे 60,000 रुपये बांटे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, 60,000 रुपये नहीं बांटेंगे बल्कि 24,000 काटने के बाद जो 36,000 रुपये बचे सिर्फ उतने ही रुपये बांटेंगे। तो पहले केस में जब आपने एंट्री करी थी WCR अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, उसी एंट्री में आप प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को भी क्रेडिट साइड में जोड़ देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री आपकी बनती है ये, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल आर्स कैपिटल। आप देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो आप डेबिट कर रहे हैं पूरे 60,000 रुपये से। ये बात याद रखिएगा कि चाहे कोई सा भी केस हो, आपका रिज़र्व हमेशा पूरे अमाउंट से डेबिट होता है। आपका रिज़र्व क्वेश्चन में 60,000 दिया था, 4 केस बोले हैं क्वेश्चन में, चारों केसेस में आपको अपने रिज़र्व को पूरे 60,000 से ही डेबिट करना है। तो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया 60,000 से। अब क्रेडिट में आपने सबसे पहले क्या लिखा, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कंपनसेशन का क्लेम कितने का था, 24,000, तो 24,000 तो वहाँ लिख दिए। अब जो बचे आपके पास 36,000, उसे आप टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पुराने रेशियो में। तो 36,000 को अगर आप 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 18,000, 12,000, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। तीसरा केस कि अगर जो क्लेम है वो 60,000 का है तो क्या करोगे। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि भाई आपके पास जो रिज़र्व है वो भी 60,000 का है और जो क्लेम है वो भी 60,000 का है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने 60,000 रुपये ही बचा के रखे थे इस काम के लिए, रिज़र्व बना के रखा था, और आपका जो खर्चा होना है वो भी 60,000 का ही होना है। अब आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास पैसा बचा हुआ रखा है उसमें से हम खर्चा कर देंगे, और क्योंकि खर्चा करने के बाद कोई पैसा बच नहीं रहा है तो आप पार्टनर को हम कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, रिज़र्व का सारा पैसा प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में चला जाएगा। इस बार P, Q और R को कोई शेयर इस रिज़र्व में से नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या बनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, 60,000 60,000। ठीक है, समझ गए बात को, क्योंकि जितने का रिज़र्व था उतने का ही खर्चा है हमारा, तो सारा रिज़र्व का पैसा उस प्रोविज़न में ही चला गया और अब पार्टनर्स को देने के लिए हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचा, इसीलिए इस एंट्री में पार्टनर का कोई नाम नहीं आया। चौथा और आखिरी केस कि अगर आपका क्लेम जो है वो आपके रिज़र्व से भी ज़्यादा है, आपके पास रिज़र्व है 60,000 रुपये और क्लेम आपको चुकाना है 75,000 रुपये का,
तो ये जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं इसे आप मानते हैं लॉस, नुकसान मानते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में जो भी लॉस या गेन होता है उसके लिए हम एक सेपरेट नया अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे चल के रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन टॉपिक है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट अकेला 2 से 3 नंबर का आता है, हर क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा। तो ये किस लिए बनाया जाता है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, यानी हमारी पार्टनरशिप में अगर कोई भी बदलाव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय पे जो भी गेन या लॉस होंगे उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये सेम P&L अकाउंट के रूल्स के अनुसार बनता है। कोई भी लॉस अगर होगा तो उसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हो, कोई भी गेन अगर होता है तो उसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो। ये सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चन के 4th केस की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास 4th केस में जो क्लेम है वो 75,000 का है, और आपने इस क्वेश्चन में देखा था कि रिज़र्व आपके पास कितने का है, 60,000। तो आपके पास 15,000 रुपये की कमी पड़ रही है। ये 15,000 रुपये जो हैं इसे लॉस माना जाएगा और इसे हम कहाँ डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री जो लिखी जाएगी वो इस प्रकार लिखी जाएगी। सबसे पहले तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट किया जाएगा 60,000 से, जितने का आपका रिजर्व है। जो 15,000 रुपये आपके पास कम पड़ रहे हैं उसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 रुपये। अब आप देखते हैं कि डेबिट साइड में पूरे 75,000 रुपये बन गए, और अब आप अपने क्रेडिट में टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 75,000 रुपये लिख देंगे। ये आपने अपने क्लेम का पैसा साइड करके रख दिया कि हमें अपने वर्कर को जो क्लेम देना है 75,000 का, वो 75,000 रुपये हमारे साइड में हमने रख दिए। 60,000 रुपये का रिज़र्व था तो रिज़र्व में से ले लिया, जो 15,000 रुपये हमें अपनी जेब में से डालने पड़े उसे हमने अपने लॉस के खाते में डाल दिया। अब दूसरी बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जो बनाते हैं उसका जो भी लॉस या गेन अल्टीमेटली निकलता है, यानी जो भी आंसर निकलता है वो पार्टनर को बांटा जाता है। जैसे आप लोग P&L अकाउंट बनाते थे, सारी एंट्रीज़ करने के बाद आप कैलकुलेट करते थे कि नेट प्रॉफिट क्या रहा या नेट लॉस क्या रहा, और उसे अपने पार्टनर्स के बीच में बांटते थे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे आप लोग। उसी प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज़ कर लेने के बाद ये देखा जाता है कि रिवैल्यूएशन में लॉस निकला या प्रॉफिट। लॉस निकलेगा तो भी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, प्रॉफिट यानी गेन निकलेगा तो भी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आपने रिवैल्यूएशन में इस बार सिर्फ एक ही आइटम डाला, वो भी लॉस का, तो इसलिए ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये अल्टीमेटली आपको अपने पुराने पार्टनर्स के बीच में उनके पुराने रेशियो में बांटना होता है। अब जाहिर तौर पे फिर से वही बात आ जाती है, कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करें या क्रेडिट। तो क्योंकि आप पार्टनर्स के बीच में लॉस को बांट रहे हैं जो कि उनकी कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, तो इसलिए आप कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। और क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो इसलिए क्रेडिट कौन होगा, जिस चीज़ को हम उन्हें बांट रहे हैं। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को बांट रहे हैं तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए एंट्री बनी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको रिवैल्यूएशन करने पर 15,000 का लॉस हुआ था, वही 15,000 रुपये आप 3-2-1 के रेशियो में बांट देंगे, यानी 3/6 हिस्सा P का, 2/6 हिस्सा Q का और 1/6 हिस्सा R का। ठीक है, ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक क्लियर हो गया। आप लोग इसको समझने के बाद अगर कोई डाउट है तो पर्सनली मुझे मैसेज करिए या कॉल करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। ओके।